देखो क्वेश्चन, DCs ऑफ टू लाइन्स आर गिवन बाय, दो लाइन के DCs हम दे रहे हैं बाय रिलेशन, गिवन बाय रिलेशन L plus M plus N equal to 0। लेंदी क्वेश्चन है ये। और 2mn प्लस 2ml माइनस ln इक्वल टू 0। Then find angle between those two lines. Then find angle between lines. तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कभी कभी, बहुत रेयर ही, लेकिन कभी कभार इसलिए आ जाता है कि भाई एंगल निकालो। तो ध्यान रखना, अगर समय बहुत लग रहा है तो दो एंगल की पॉसिबिलिटी, दो आंसर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तो 90 डिग्री वाले केस की पॉसिबिलिटी बनती है बहुत ज्यादा, या फिर 60 डिग्री की बनती है। भैया अगर समय है, नहीं है तो भाई देख लेना 69 की, है ना। तो ये क्वेश्चन एक प्रकार से नॉर्मल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब कभी कभी किसी का दिमाग खराब हो जाए, बोले चल ले बेटा कर कैलकुलेशन कर। ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल। लेकिन क्या समझिए, आपको दो लाइन के डीसीज हैं, मान लीजिए L1 M1 N1 एक लाइन के डीसीज हैं, और दूसरी लाइन के डीसीज है मान लीजिए L2 M2 N2। ये दो लाइन के डीसीज हैं, जल्दी नोट कर लो, मैं भूल गया कि, तो दो लाइन है आपके पास, एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच का मुझको ये एंगल निकालना है। इसके डीसीज है L1 M1 N1, इसके डीसीज है L2 M2। और ये दोनों दोनों लाइन के डीसीज को इस रिलेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ दो डीसीज हैं तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए सेकंड डिग्री का ट्राई। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये लेंदी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब मैंने आपको बताया कभी कभी एक आध बार हो चुका है कि पूछ लिया उसने, अब पूछ लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सॉल्व करिए बैठ के, तो टेक्निक समझ में आ जाए तो जल्दी बन जाएगा। तो एक्चुअली में कुछ नहीं करा गया है, ये दो लाइन की जो डीसीज है इनको इस रिलेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको इस रिलेशन को सॉल्व करके इनकी सेपरेट डीसीज कैलकुलेट करनी है, ये है क्वेश्चन। चलिए इस रिलेशन को सॉल्व कैसे करें। अब यहाँ तीन अननोन है और रिलेशन दो ही है, जो गड़बड़ है भाई। तीन अननोन है तो रिलेशन कितने होने चाहिए, तो तीन होने चाहिए। तो अगर तीन अननोन और रिलेशन दो है और दो लाइन के डीसी चाहिए, तो काम करते हैं, पहले एक किसी चीज को हटाते हैं यहाँ से। किसको हटा दें, देखो किसको हटा दें, देखो किसको हटा सकते थे आप, किसको हटा दें फायदा मिलेगा। हर चीज दो जगह आ ही रही है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर आप एन को हटाएंगे तो एन को दो जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड लास्ट को लेते हैं और एन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 2m माइनस एल इंटू एन प्लस 2ml इज इक्वल टू 0। अब यहां से n की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन से, तो पुट n इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एल, इस पर पुट कर दो l n की जगह, तो 2m माइनस एल इंटू माइनस ऑफ l प्लस m प्लस 2ml इक्वल टू 0। अब माय डियर इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो माइनस 2ml और प्लस 2ml तो कट गया, चलो अभी लिख तो दें, 2ml प्लस 2m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस ln प्लस 2ml इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस 2ml और ये माइनस 2ml कर गया, ये lm है ये, और ये माइनस पूरा ले लो तो हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, तो हो गया l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस lm इक्वल टू 0। तो क्लियर दिख गया कि आपको l और m में क्वाड्रेटिक मिल गई। ठीक, इस पूरे को काम करो, ऐसे और डिवाइड कर दो,
ठीक है, तो जैसे एम स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने, डिवाइड बाय एम स्क्वायर, तो हो जाएगा एल अपॉन एम का होल स्क्वायर माइनस एल अपॉन सॉरी प्लस एल अपॉन एम माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मुझे एल बाय एम में क्वाड्रेटिक मिल गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना लो। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, या रूट निकाल लो, जो भी आप चाहो, वो आपके ऊपर है। एक तो क्लियर दिख रहा है, एक तो एल बाय एम इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 1, और एक एल बाय एम इक्वल टू -2 सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसके अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एल बाय एम की एक जो वैल्यू आई वो आ रही है 1, और एक जो एल बाय एम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। ये एक जो वैल्यू होगी वो एक लाइन की डीसीज होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरी लाइन की डीसीज होगी। तो फर्स्ट लाइन की डीसीज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, L1 M1 N1 से, इसको कह दो L1 बाय M1। और सेकंड लाइन के डीसीज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, L2 M2 N2 से, कह दो OA और OB लाइन है, तो इसे कह दो L2 और M2, किसी को भी कह सकते हो आप, L2 और M2। यहां तक समझ में आया सभी को। अब आप देखिए, आपको L और M के बीच में रिलेशन मिल गया। तो पहला केस फर्स्ट लाइन के लिए बात कर रहा हूं, OA लाइन की मैं बात कर रहा हूं। OA लाइन में L1 इक्वल टू M1, फर्स्ट वाले रिलेशन। अब L1 इक्वल टू M1 को इस वाली रिलेशन में पुट कर दो, इस पूरे रिजल्ट को आप पुट कर दोगे कहां पे, L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0। L1 की जगह M1 पुट कर दो, तो हो जाएगा 2M1 N1 इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो N1 इज इक्वल टू, या M1 इक्वल टू माइनस N1 बाय 2, और इसको लिख दिया M1 बाय 1, और इसको, और यहाँ पे क्या मिला, L1 इज इक्वल टू M1, और इसको लिख दिया M1 बाय 1 और बाय 1। अब ये भी और ये भी M1 बाय 1 है, सबको कंबाइन कर दो, तो L1 बाय 1 इज इक्वल टू M1 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस और N1 बाय माइनस। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे नंबर आ रहे हैं ये तो प्रोपोर्शनल नंबर आ गए। तो मैंने यहां तक क्या किया, मेरे पास दो रिलेशन थे, तो मैंने एक किसी क्वांटिटी को उठा के दोनों में से एलिमिनेट करना, किसी को भी एलिमिनेट करना। मैंने यहाँ पे n को एलिमिनेट कर दिया, तो l और m में मुझे क्वाड्रेटिक मिल गई। फिर मैंने l अपॉन m में क्वाड्रेटिक बना दी, और इसके रूट निकाल लिए ना, एक को L1 बाय M1 कह दिया, एक को L2 बाय M2 कह दिया। अब L1 बाय M1 वाला केस लिया, मान लो OA का है, तो ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन में ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होगा इनसे, तो ये यहाँ पुट कर दिया। अब यहां से एक और रिलेशन निकाला, और जैसा M1 बाय 1 यहाँ पे था, एग्जैक्ट वैसा ही M1 बाय 1 दूसरे रिलेशन में भी क्रिएट किया। यहाँ और यहाँ की एक क्वांटिटी बिल्कुल सेम बननी चाहिए, तभी तो दोनों क्लब कर पाओगे। भाई ये M1 बाय 1 बराबर है L1 बाय 1 के, और M1 बाय 1 बराबर है N माइनस N1 बाय 2 के, तभी तो तीनों इक्वेट होंगे। ठीक है ना? अब ये तीनों इक्वेट हो गई। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है L1 M1 N1 वो तो डीसी है, हमने ये क्लेम किया है। लेकिन नीचे का जो नंबर है वो क्लियर बता रहा -2, तो बता रहा डीसी नहीं। तो फिर वही सेम अभी जो हमने काम किया था, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। ऊपर वाली क्वांटिटी को डीसी क्लेम कर रहा है, तो उनके स्क्वायर का सम तो 1 मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं क्लेम कर रहा हूँ वो डीसीज है, ये डीसीज है, तो इनके स्क्वायर का सम तो 1 हो गई। बाय रेशियो प्रोपोर्शन नीचे का भी स्क्वायर का सम निकाल दो। अब ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 1/456 L1 की वैल्यू अगर आप देखोगे, L1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√6, N1 की वैल्यू देखोगे तो 1/√6, और N1 की वैल्यू देखोगे तो -2, ये आ रही है M1 N1। एक्चुअल में ये लाइन OA के डीसीज होंगे, जो भी सेटिस्फाई बाय दिस। अब बिल्कुल ऐसा ही कैलकुलेशन आपको OB के लिए करना है, बिल्कुल ऐसे ही आप सेकंड के लिए करिए, है ना। L1 इक्वल L2 हो गया -2M2, इसमें सेटिस्फाई करवाइए L2 M2 N2 को, और फिर वहां से वैल्यू पुट करके फिर ऐसे रिलेट करिए जैसे यहाँ पे मैंने इसको एग्जैक्ट सेम बनाया एक क्वांटिटी को, फिर दोनों क्लब कर, और फिर उसके बाद इस प्रकार से कैलकुलेशन करिए। ओबी, ओबी के लिए वर्कआउट करिए, तो ओबी है आपके पास L2 इज इक्वल टू -2M2, और फिर है L2 प्लस
m2 प्लस n2 इक्वल टू 0। n2 की जगह -2m2 रख देता हूँ। देखो -2m2 प्लस m2, तो -m2 इज इक्वल टू m2 प्लस n2 इक्वल टू 0। सो m2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ m2 के नीचे 1 चाहिए, यहाँ भी m2 के नीचे 1 चाहिए, तो इसको अब लिखना पड़ेगा n2 अपॉन -2 इक्वल टू m2 अपॉन 1। जैसा m2 के नीचे चाहिए वैसा यहाँ भी लाना पड़ेगा। अब इसको इक्वेट कर दो, तो n2 अपॉन -2 इक्वल टू m2 अपॉन 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5√6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए n2 m2 m2 की। l2 हो गया -2/√6, m2 हो गया 1/√6। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो cos थीटा निकल जाएगा। बता दूं ये cos थीटा निकाल लो, क्या आ रहा है। So -2/√6 into 1/√6, तो -2/6 1/6। ठीक है, और ये हो गया -2/6, तो -3/6 120 डिग्री है। तो ये एंगल तो cos थीटा से निकलेगा ना माय डियर। cos थीटा से एंगल कितना निकलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये लाइन दो एक मिटा रहा हूं यहाँ पे। तो अब वैल्यू रख दो, तो क्या -2/√6 into 1/√6 प्लस 1/√6 into 1/√6 प्लस 1/√6 into -2/√6। ये आ गया आपके पास -1/2। देखो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री या 60 डिग्री। एंगल बिटवीन लाइंस की अगर बात कर रहा है तो 60 डिग्री। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। जब भी इस प्रकार का रिलेशन आएगा तो उन दो रिलेशन में से एल एम एन में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक का रूट निकाल लो। एक को L1 बाय M1, एक को L2 बाय M2 ले लो। अब उसके बाद एक केस ले लो और एक जो सबसे सिंपल रिलेशन होगा उससे उसमें इस वैल्यू को रख के एक और रिलेशन निकाल लो, और यहाँ पे दोनों एक क्वांटिटी की वैल्यू एग्जैक्ट सेम बना, ऑटोमेटिक फिर बन जाएगा। ये कैलकुलेशन का टेक्निक दिमाग में रखना है। अब इसके अंदर देखो कुछ रिजल्ट है, मैं उस रिजल्ट को दे रहा हूं, आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए, याद कर पाए तो अच्छी बात है। रिजल्ट ये है कि अगर मान लो एक लाइन है AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है FMN प्लस GNL प्लस HLM दिस इक्वल टू 0। ये जो अभी वाला क्वेश्चन दिया उस टाइप का फॉर्मेट है। यहाँ ABC 1 है, FGH की वैल्यू 1 1 2 कुछ ऐसे जो भी दी हुई है, 2 2 -1 दी हुई है। देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर कब होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, these two lines will be perpendicular। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहा है और परपेंडिकुलर है, तो तुम देख लो, चेक कर लो। परपेंडिकुलर उस समय होगा जब F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C, इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। ज्यादातर ये परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंपल रेशियो, ठीक है। और ये पैरेलल कब होगा, पैरेलल वाली तो बड़ी अजीब सी कहानी है। पैरेलल होता है ये उस समय जब A² F² प्लस B² G² प्लस C² H² -2AB FG -2BCGH -2ACHF, ये रेंज हो। नॉर्मली एंगल मैंने कहा ना परपेंडिकुलर में या 60 डिग्री, दो केस ज्यादातर बनते हैं क्वेश्चन। तो ये कंडीशन नोट कर लो, ठीक है। दूसरा इसमें कंडीशन है, एक ये केस है जनरल, परपेंडिकुलर पैरेलल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई और एंगल है तब तो आपको निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका है ही नहीं इसका कि भाई ये जो एंगल 60 डिग्री या 120 डिग्री हम बिना कोई कैलकुलेशन का निकाले, पॉसिबल नहीं है।
कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। दूसरा लिख लो, अगर मान लो रिजल्ट ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, ये रिजल्ट है, और यू एल स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो एक लीनियर है क्वाड्रेटिक, यहां भी वही है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, ये दोनों है रिलेशन। अगर ऐसे हैं तो ये परपेंडिकुलर कब होगा वो नोट करो। परपेंडिकुलर उस समय होगा जब यू ए स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर, बाहर तो नहीं भाग रहा हूं, नहीं, प्लस सी स्क्वायर यू प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए स्क्वायर लिया तो उसके बाद एल के साथ वाला लिया ए स्क्वायर, तो ये नहीं लेना है, बी प्लस डब्ल्यू, यहाँ बी स्क्वायर लिया तो एम वाला नहीं लेना है, यू प्लस डब्ल्यू लेना है, लिया जाएगा। और ये पैरेलल उस समय होंगे जब ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू प्लस 0। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो रिजल्ट हैं ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको हर एक बुक्स में मिल जाएगा, ये तो भी स्टैंडर्ड आरडी से भी देखो तो मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर वाला केस, इसमें ज्यादातर इसमें परपेंडिकुलर वाला केस पूछा जा सकता है, तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर वाले की संभावना ज्यादा है क्योंकि आप वेरीफाई इजीली कर लोगे, और इसके अंदर तो दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन अगर इसके अलावा ऑप्शन में अगर 90 डिग्री या 0 डिग्री आपको नहीं दिख रहा है ना, तो सब चुपचाप बैठ के सॉल्व करने लगना है, क्योंकि ये फिर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आईआईटी में पूछा गया है क्वेश्चन, मॉडिफाई करने का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्वेश्चन समझ लो, इस क्वेश्चन को घुमा के ट्रिपल प्रोडक्ट तक ले गए। देखो, if DCs of two lines, if DCs of two lines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2, these are DCs of two lines, then find DCs of line along internal and external angle bisector. Internal and external angle bisector, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी हम साथ साथ समझ लेंगे। तो हमने क्या कहा है कि दो लाइन है, उनके डीसी हमको मालूम है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छे से, कि सपोज कर लो एक लाइन है ये ओ है, और इसके डीसीज है L1 M1 N1। डीसी देने का मतलब, अगर हम वेक्टर में बात करें तो हमने इसके तरफ लगने वाला यूनिट वेक्टर गिवन है, डीसी देने का मतलब है इसकी तरफ लगने वाला यूनिट वेक्टर गिवन है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर के आईजेक कोएफिशिएंट डीसीज होते हैं। तो हम वेक्टर में जब बोलेंगे तो हम बहुत बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर, और एक ओबी है जिसके डीसीज हैं L2 M2 N2। अब मैं कह रहा हूं इसका जो ये जो एंगल है ना, इसके बाइसेक्टर का मुझे डीसी निकालना है। ध्यान रखिए कि अगर ये ओए के डीसी मालूम है तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ ओए 1 है। मैं इस पे मान लेता हूं कि मॉड, चलो मॉड ऑफ ओए आर, लेट लेट मॉड ऑफ ओए इज इक्वल टू आर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ओबी को भी यही मानना पड़ेगा, मॉड कह लो या लेंथ कह लो। एक चीज समझिए कि यहां पे जब हम इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालोगे कैसे?
उसके लिए हम करेंगे क्या, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहां से हम मीडियन निकालेंगे और उसी को कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ओए की लेंथ और ओबी की लेंथ अलग अलग है, मान लो अगर अलग अलग है, तो भी में अगर मान लो ओए की लेंथ और ओबी की लेंथ अलग अलग है, तो मान लो इसकी लेंथ मान लो 3 है और इसकी लेंथ मान लो 5 है, तो इस पे मैं 3 लेंथ पे लेके ज्वाइन कर लूंगा, तो एसोसिएशन ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। भाई एक बच्चा बोलेगा ऐसा कि सर मान लीजिए ओए की लेंथ मेरे पास, सपोज कर लो ओए की लेंथ 3 है और ओबी की लेंथ मेरी 5 होगी, अब मैं एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालूं? अरे भाई एंगल बाइसेक्टर किस एंगल का निकाल रहे हो ना। अब मैं जितना लेंथ ओए का है अगर उतना ही लेंथ का यहाँ पे एक वेक्टर ले लूं ओबी डैश 3 लेंथ का, तो इसका एंगल बाइसेक्टर मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? और ये जो एंगल बाइसेक्टर इसका होगा वही एंगल बाइसेक्टर की ओए और ओबी का भी होगा। या मैं कह लूं कि इसके ऊपर मैं 1 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर ले लूं A1 ना, या A1, और इसके ऊपर एक 1 यूनिट लेंथ का मैं यूनिट वेक्टर ले लूं B1, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा यूनिट वेक्टर का, वही तो एंगल बाइसेक्टर इस पूरे वेक्टर का भी होगा। एंगल थोड़ी चेंज हो रही है भाई, आप केवल इस आर्म की लेंथ को कम या ज्यादा कर रहे हो, उससे एंगल में क्या फर्क पड़ने वाला है? एंगल तो वही रहेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास ये दो लाइन है ना, क्लियर, ये दो लाइन मान लो ये ऐसे थी, ये दो लाइन है। अब मैं कहता हूँ कि साहब इनके बीच का एंगल थीटा है, वो ये एंगल है। अब मैं कहता हूँ काम करो इसके ढक्कन हटा दो, ये हटा दिया मैंने, पेन ही हटा दिया। अब मुझे ये बताओ मैंने इसकी लेंथ छोटी कर दी, लेंथ छोटी कर देने के बाद भी वही सेम एंगल बना कि नहीं, बचा कि नहीं बचा? बोलो। तो मैं अगर लेंथ कम ज्यादा करूंगा तो एंगल में कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। और मान लो मैं कहता हूँ नहीं सर एक ये और एक ये, और सर अब एंगल बाइसेक्टर, अरे एंगल तो वही है ना, एक लेंथ कम एक लेंथ ज्यादा तो भी एंगल तो वही है, एंगल बाइसेक्टर भी वही रहेगा सबका। तो हम क्या करेंगे, दोनों की इक्वल लेंथ ले लेंगे, दोनों का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, लेंथ 1 लेके हम निकाल सकते हैं या लेंथ हम सेम लेके भी निकाल सकते हैं। दोनों की हम इक्वल लेंथ ले लेंगे या यूनिट वेक्टर ले लेंगे, उसके बीच का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। अब क्योंकि जब लेंथ इक्वल ले रहे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा काम करेगा। यह कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा अब ये काम करेगा। भले लेंथ अलग अलग दी गई है, लेंथ इक्वल लेने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उससे एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो जो एंगल बाइसेक्टर इक्वल लेंथ वाले का मिलेगा वही एंगल बाइसेक्टर अनइक्वल लेंथ वाले का मिलेगा। भाई आप ये समझो ना, जैसे ये लेंथ, ये दो एंगल है, ठीक है। अब मैं इसकी लेंथ को अगर बड़ी कर देता हूं तो एंगल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक छोटी एक बड़ी कर दी, एंगल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? एंगल तो सेम रहेगा। अब अगर मान लो कि इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ये पेन है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ये पेन है, ये वाला पेन है ना, मार्कर नहीं पेन। तो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर भी तो वही रहेगा, एंगल चेंज हुआ नहीं। समझ गए? तो मैं अगर इक्वल लेंथ लेके एंगल बाइसेक्टर निकाल लूंगा, ठीक है, तो जो वो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा ये अनइक्वल लेंथ वाले का भी एंगल बाइसेक्टर। बेसिक बात समझ में आ गई? इसीलिए एंगल बाइसेक्टर निकालते समय या तो हम लेंथ को इक्वल ले लेते हैं या यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और उसके अलोंग एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। यूनिट यूनिट वेक्टर में तो लेंथ इक्वल है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। और क्यों बनाना है समझ में आ गया आपको? क्योंकि अगर हम लेंथ अनइक्वल लेंथ वाले का एंगल बाइसेक्टर निकालें या इक्वल लेंथ वाले का एंगल बाइसेक्टर निकालें उसी लाइन के ऊपर, दोनों का एंगल बाइसेक्टर सेम आएगा और इक्वल लेंथ का एंगल बाइसेक्टर थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जैसे ओए और ओबी की लेंथ अगर इक्वल है, ये सब ये भी आर है और ये भी आर है और ये एंगल मान लो थीटा है, अगर दोनों की लेंथ ही इक्वल है, अगर लेंथ इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं 3D में बात कर रहा हूं, तो 3D में अगर लेंथ इक्वल है तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ये ट्रायंगल तो मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा।
तो भाई साहब इसका मीडियन ढूंढो, तो इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अबे मिड पॉइंट सी निकालने के लिए, सी मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। अब मुझे ये लेंथ मालूम है और L1 मालूम है, तो भाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? एल क्या होता था, याद है एल? व्हाट इज एल एक्चुअली? इसी में क्या बताया था? एल इक्वल टू व्हाट? अगर पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे तो एक्स अपॉन आर बताया था, मॉड ऑफ आर। याद करो, या सिंपली कह दो एक्स अपॉन आर, ऐसा कुछ बताया था भाई। ये आपके पास ओपी है, ये पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो ये लेंथ आर है, इसके डीसी जो बने थे आपके जी, इसके डीसीज क्या बने थे? डीसीज यही था ना, एक्स, एम क्या था? एम था वाई अपॉन आर, और एन क्या था? जेड अपॉन आर। यही था फॉर्मूला डीसीज का, एक्स इक्वल टू एल अपॉन आर, वाई इक्वल टू एम अपॉन आर, जेड इक्वल टू एन अपॉन आर। अब यहाँ पे एल एम एन की ये कौन है? एल एम की ये कौन है? एल वन एम वन एन वन, और आर लेंथ तो मैंने आर ही ले ली है। तो इस डीसीज को से जब मैं रिलेट करने जाऊंगा, सपोज कर लेता हूँ इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, तो मैं ऐसा चालू करूंगा, लेट पॉइंट ए कोऑर्डिनेट इज एक्स वन वाई वन जेड वन। तो अब मैं ओए की बात कर रहा हूं, फॉर ओए, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 अपॉन लेंथ r, सॉरी नॉट x, अपॉन r। तो यहां से x1 की वैल्यू हो जाएगी L1 r। सिमिलरली m1 की वैल्यू हो जाएगी y1 अपॉन r, देयरफॉर y1 की वैल्यू हो जाएगी m1 r, और सिमिलरली z1 की वैल्यू हो जाएगी m1 r। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो हो गए L1 r, m1 r, ये रिजल्ट अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। L1 R, M1 R, M1 R, ये बेसिक चीज तो याद होनी चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको मालूम ही था कि अगर ये एक्स वाई जेड है तो इसके जो डीसीज अपन ने निकाले थे, याद आ गया डीसीज? एक कॉस निकाला था ना अपन ने, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये ये ले लिया, ये एंगल आपके पास मान लो बीटा था, तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी आपके पास? तो कॉस बीटा कहा था ना आपने, नहीं इसको, ये कॉस बीटा, cos बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी? cos बीटा की वैल्यू निकली थी आपके पास, ये जो y लेंथ है, ये y लेंथ है अपॉन r। तो अब आप इसको ऐसा अगर दिमाग में रख पाओ तो अच्छी बात है कि भाई अगर मुझे लाइन के डीसी मालूम है और उस लाइन की लेंथ मुझे मालूम है, तो उसका कोऑर्डिनेट बड़ा आराम से निकाल दूंगा इस डीसी को इससे मल्टीप्लाई कर। ठीक, क्लियर है? डीसी को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा और डी बन जाएगा, और डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में ओरिजिन लेके चल रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर बी के कोऑर्डिनेट में देखूंगा, बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास लाएंगे L2R, M2R, N2R। वेक्टर में भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट तो वेक्टर का ही है। यहाँ थोड़ा हम कोऑर्डिनेट वाइज जा रहे हैं, वहां पे हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे, लेंथ इक्वल कर लेंगे। तो अब आप देखिए, अब सी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इनका दोनों का सम डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 बाई 2 इंटू R, M1 प्लस M2 बाई 2 इंटू R, N1 प्लस N2 बाई 2 इंटू, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो ओसी के डीसीज क्या है? अब ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए, तो सी ये आपके पास एंगल पास वेक्टर हो गया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल पास। ठीक है, क्लियर है? ओसी के डीसीज क्या हो गए? ओसी के डीसीज ये हो गया L1 प्लस L2 बाई 2, M1 प्लस M2 बाई 2, N1 प्लस N2 बाई 2। नहीं नहीं, ये डीसीज होंगे जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। अब ये डीसीज होंगे जरूरी नहीं है, मुझे नहीं मालूम भाई कि डीसी के डी आर से, ये तो कोऑर्डिनेट मिले मुझे अभी। तो बोले सर ये कोऑर्डिनेट के साथ जो आर हटा दूंगा तो डीसी तो आ रहे थे, तो सर L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, M1 प्लस N2 को डीसी कहने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है। यहाँ क्यों डीसीज कह रहा हूँ? क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 है। यहाँ डीसीज कब कह पाऊंगा? जब L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर, M1 प्लस N2 का होल स्क्वायर, M1 प्लस N2 के होल स्क्वायर का सम 1 आएगा, तभी उसको मैं डीसीज कहूंगा, अदरवाइज डीसीज नहीं कहूंगा। दो डीसीज का सम डीसीज होगा जरूरी थोड़ी है।
सोच लो अच्छे से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो डीआर ऑफ ओपी निकाल, डीआर निकाल लें उसी के। फिर क्या करोगे बताओ, होंगे क्या, ये सोच लो पहले। डीआर निकाल के डीसी निकाल दो, बड़े डीआर ऑफ ओपी, जल्दी बताओ। डीआर ऑफ ओसी क्या होगा बोलो, डीआर ऑफ ओसी क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या, 0 0 0। डिफरेंस निकाल दो, ये डीआर है, L1 plus L2 by 2 into R, M1 plus M2 by 2 into R, N1 plus N2 by 2 into R। अब यार तो प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं, इसको और छोटा कर दो, तो R से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो dr हो गया L1 plus M2, M1 plus M2, N1 plus। लेकिन अब मुझे इस dr को किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। अब डीआर को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि डीआर मेरे 1 2 3 है, तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, उनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करूंगा। ये किया था ना आपने, अगर डीआर मान लो 1 2 3 थे, डीसी क्या कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से डिवाइड किया। तो अगर डीआर ये हैं तो डीसी क्या होंगे, तो डीसी इसके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करना है, या एल अपॉन लिख लो जो भी है। तो मैं यहाँ पे अब इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं कि भाई L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर कितना है, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये तो डीआर है, अब मुझे इसका डीसी निकालना है, तो इनके स्क्वायर के सम का रूट निकालना है, वो निकाल रहा हूं। तो बेटा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या हो गया, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर 1, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर 1 प्लस 2 L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वही बताया, ये तो होगा cos थीटा। तो ये आपके पास बन गया फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, और 2 कॉमन ले लोगे, हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा, फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 2 cos, 2 cos थीटा बाय 2, तो गया 2 cos थीटा बाय। तो डीसी जो होंगे वो होंगे L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2। इसे लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2, 2 cos थीटा बाय 2। आ गई, आ गई। सो L1 प्लस L2 डीसी क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2, M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2, N1 प्लस N2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2 से। आईआईटी सब्जेक्टिव में इसके बाद और कुछ ने कैलकुलेशन करवाया है, और इसका कुछ बॉक्स प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट में लेके गए। करना क्या है, ये ऑलरेडी अगर आप देखो तो पूरे कैलकुलेशन आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो दिख रहा है वो जो बाद में कैलकुलेशन किया वो अपना वेक्टर का कैलकुलेशन है, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, ये मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इतना आता था। जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करूंगा तो मैं इधर वाला एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको ओए को पीछे एक्सटेंड करूंगा, थोड़ा सा समझ लो काम खत्म हो जाएगा। ओए को पीछे एक्सटेंड करूंगा, ओ ए डैश, लेंथ आर रखूंगा, डीसी नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस L1 माइनस M1 माइनस L। अब फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो फिर देखो फिर एक आइसोस्लेस एंगल बनाऊंगी, ये लेंथ इक्वल है, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और ये पॉइंट डी बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस L1 आर माइनस M1 आर माइनस N1। अब फिर वही मिड पॉइंट निकाल के सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा उसके डीसी हो जाएंगे L1 माइनस L2 अपॉन, जब माइनस होगा और जब इसको स्क्वायर करके सम करूंगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा लगेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लगेगा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय M1 माइनस M2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2,
n1 माइनस n2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई, ये बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों रिजल्ट। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपका उसमें आ गया, वेक्टर में आ गया, वेक्टर में क्या क्वेश्चन आएगा, डायग्राम देखो, वेक्टर में क्या होगा। वेक्टर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वेक्टर में ये होता है, ये मान लो ओरिजिन है और यहाँ वेक्टर ए लगा और यहाँ वेक्टर बी लगा, है ना, ये वेक्टर ए और बी है। तो आप क्या करोगे, सर इसकी लेंथ इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर ले लो, यहां तक ए कैप, इसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर ले लो बी कैप। अब ए कैप बी कैप लेने से क्या फायदा मिलेगा, ए कैप बी कैप लेने से क्या फायदा मिलेगा कि अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल तैयार हो गए। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर मेरे पास ये लेंथ इक्वल है तो उनके सम डिवाइडेड बाय 2, उनका सम डिवाइडेड बाय 2 ही मेरे पास रिजल्ट है। तो आपके पास यहाँ पर जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप, इसके अलावा। और वैसे ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पीछे ले आओ, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, तो इधर जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा माइनस ए कैप। तो जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा वो बनेगा ए कैप माइनस बी कैप। और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, जीरो ले लूंगा, तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर आर इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट जीरो प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इंटरनल के लिए, ए कैप माइनस बी कैप एक्सटर्नल। अगर स्टार्टिंग पॉइंट जीरो ना होगी, कुछ और होगी, सी होगी मान लो, तो वेक्टर सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूं ए कैप प्लस माइनस बी कैप। वेक्टर में जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए ये ए कैप क्यों लिया समझ में आया, क्योंकि मुझको उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, लेंथ इक्वल करनी है। अब इसमें मैंने लेंथ इक्वल आर मान ली थी, इसलिए इससे मुझे कोऑर्डिनेट लिख पाऊं मैं और कोऑर्डिनेट से वहां जा पाऊं। यहाँ पे जरूरत नहीं, तो मैं सीधे ए कैप बी कैप ले लिया। बेसिक आइडिया समझ में आया। इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के वर्किंग के लिए हमको वहां पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट करना है, क्योंकि उसका जो मीडियन होगा वही एंगल बाइसेक्टर। पूरी इस सोच के ऊपर पूरी इस चीजों को बिल्ड किए। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन ऐसा पूछते, मानो एक पैरेललोग्राम है, उसके जो एंगल बाइसेक्टर है वो कैसे होंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होंगे वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जब आप 2D से पढ़ते आ। ठीक है, तो उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। तो कभी कभी हम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव में, ये इसको मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पे उस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्रामेटिकली लिस्ट कर रहा हूँ। ये पैरेललोग्राम है, मान लो कि स्क्वायर है, सपोज कर लो कि स्क्वायर है, स्क्वायर का जो इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। मान लो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, इसका ये हो गया, ये ऑब्वियसली 90 पे इंटरसेक्ट करेगा, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये डायगोनल भी स्क्वायर हो जाएगा या फिर आपका रोम्बस हो जाएगा, दोनों में डायगोनल ही उसके एंगल बाइसेक्टर। लेकिन पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है, पैरेललोग्राम में डायगोनल अलग है और एंगल बाइसेक्टर अलग है, ये इसके डायगोनल है। लेकिन जब मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा तो एंगल बाइसेक्टर ये नहीं है, तो ये और ये एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये जाएगा और इसका एंगल बाइसेक्टर ये आएगा। तो ध्यान रखना, ये अगर ए का इंटरनल है तो ये आपके पास ये एक्सटर्नल, ए के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल चलेगा, तो इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है। हम कह सकते हैं कि उसके जो दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस हैं उसके जो एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो भाई साहब ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ए का ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये इसके पैरेलल। या फिर ये वाला जो यहाँ पे जो बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो घूम फिर के इनके बीच का एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा।
पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर के बीच का, दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस के एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 होगा, क्योंकि एक इंटरनल होगा जिस पॉइंट का, उसी पॉइंट का दूसरा जो होगा वो एक्सटर्नल है।